हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच में। माई सेल्फ रंजन कुमार आपको स्वागत करते हैं ज्ञान विज्ञान के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, क्लीवेज पढ़ेंगे और पार्चुरेशन पढ़ेंगे और अगला टॉपिक होगा लैक्टेशन। तो इन सभी टॉपिक को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और ये शायद से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अंतिम लेक्चर होगा। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्लास 10th में आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जनरली पढ़े होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल में होने वाला एक इवेंट है जो लगभग 28 दिन का होता है। उसी बेस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ नया चीज पढ़ने को मिलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 दिन का होता है। इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। इसमें हम लोग दो फेज पढ़ेंगे। दो फेज हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट फेज रहेगा आपका ओवेरियन साइकिल और सेकेंड फेज रहेगा यूट्राइन साइकिल। उसके बाद अभी हम बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिन का होता है। एवरेज मान के चला जाता है, अप डाउन होता है। कभी कभी 28 दिन से पहले भी हो सकता है, 28 दिन के बाद भी हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए एक एज के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, वो 40 से 50 ईयर, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्की। उसको क्या बोलते हैं? मिनार्की। तो फर्स्ट फेज था ओवेरियन साइकिल में, हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवम बना रहे थे तो बताया था कि प्राइमरी उस साइकिल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल में ओवल्यूशन हुआ था और एग कहाँ हो गया था? बाहर रिलीज हो गया था। तो फर्स्ट फेज आपका हुआ जो फॉलिकुलर फेज हुआ, इसमें से वन डे साइकिल मैनी, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा फॉलिकुल डेवलप हो रहा है एक साथ, बहुत सारा फॉलिकुल क्या हो रहा है? डेवलप। और इसमें से अगर जो ज्यादा डेवलप हो जाएगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी को क्या बढ़ाया जाएगा? आगे। यानी कि जो डोमिनेंट रहेगा, डेवलप तो बहुत सारा हो रहा है लेकिन जो उसमें से डोमिनेंट होगा, जो मजबूत होगा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये सब किसके मदद से होता है? जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो आपका एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। देखिए, दे 6 to 7 a single secondary follicle, one of the two ovary growth, and then all become the dominant follicle। जितने भी फॉलिकल डेवलप हो रहे थे उसमें से एक ही फॉलिकल आगे जाएगा, उस फॉलिकल को हम कहेंगे डोमिनेंट फॉलिकल। और अदर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अदर क्या हो जाएगा? स्टॉप। अब जब डोमिनेंट फॉलिकल डेवलप हो जाएगा यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ एफएसएस, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो कि एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप हो जाए तो इसी में ट्विंस का चांस होता है। इसमें क्या होता है? ट्विंस। ट्विंस बेबी यहीं से बनता है। मान लो कि एक से ज्यादा फॉलिकल डेवलप हो गया, तो डेवलप हो गया तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन का काम क्रिया करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो आगे जाइगोट बनेगा, उसके मदद से फिर क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा बेबी बन जाएगा। अब जब फॉलिकल डेवलप हो गया तो फॉलिकल को बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे ओवुलेटरी फेज। तो क्या बोलेंगे? ओवुलेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि हम 14वां दिन पर ओवम को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। ओवम को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। यानी कि ओवुलेटरी फेज में हम 14 डेज पर ओवा को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो जब ओवा रिलीज होगा उस टाइम पर एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तेज से बढ़ता है तभी जाके ओवम क्या होता है? रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है और जो ग्राफियन फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल आगे
कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका कलर कैसा होता है? येलो बॉडी, यानी कि थोड़ा थोड़ा येलो इस टाइप के देखने को मिलता है। इसका हम आगे ग्राफ भी पढ़ाएंगे। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम बाहर निकल गया, ओवम बाहर निकला तो इसको बोले ओवोल्यूशन। इस टाइम पर एलएच देखो, एलएच और एफएसएच, एलएच का सर्च देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सबसे ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ओवुलेटरी फेज, जो अभी बताया हम लोग, ओवा रिलीज जिस टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी। उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, तो हम ल्यूटियल फेज देखते हैं। इफ वो साइट इज नॉट फर्टिलाइज, अगर मान लो कि वो साइट नहीं फर्टिलाइज हुआ, ओवम तो निकल गया, अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो ए यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम 2 वीक तक जिंदा रह सकता है। 2 वीक तक क्या रख सकता है? लाइव रह सकता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर डीजेनरेट कर जाए, क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। अब हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज पर। अब क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हम लोग आते हैं यूट्राइन वाल। तो यूट्राइन वाल में हम लोग 3 लेयर बताए। तो जो अंदर वाला लेयर था जिसको हम बोल रहे थे इंडोमेट्रियम, इंड्रोमेट्रियम। अब ये इंडोमेट्रियम क्या करेगा कि यहां से टूट टूट कर बाहर निकलेगा, यानी कि रप्चर होकर, रप्चर होकर क्या करेगा? बाहर निकलेगा ब्लड वेसल के थ्रू। देखो इस इमेज में, देखो इस इमेज में इसका यूट्राइन वाल देखो, इसका यूट्राइन वाल ठीक है, इसका यूट्राइन वाल ठीक है, और इसमें यूट्राइन वाल क्या हो गया? थीन हो गया, यानी कि पतला हो गया, और ये ब्लड वेसल के थ्रू बाहर निकल रहा। यानी कि कह सकते हैं कि एंड्रोमेट्रियम का वाल क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो। एंड्रोमेट्रियम वाल क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ब्लड वेसल के थ्रू क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, वेजाइना के थ्रू। अच्छा, इस किस किस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा? जब एग यानी कि ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर आगे बढ़ते चला चल जाएगा। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बताते हैं कि ब्लड लॉस लगभग कितना होगा, तो 40 से 150 ml आपका ब्लड लॉस हो सकता है। 40 से 150 ml ब्लड लॉस हो सकता है। उसमें ब्लड रहेगा, टिश्यू फ्लूइड रहेगा, म्यूकस रहेगा और इपिथेलियम सेल का सीड रहेगा, जो कि एंडोमेट्रियम वाल पर है। इसका कलर देखोगे तो रेडिश ब्राउन रहेगा। इसमें 2 फ्लूइड रहता है, एक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रहेगा, एक वेजाइनल फ्लूइड रहेगा। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा गया है कि मैंने फीमेल नोटिस किया कि ब्लड का क्लॉट बन जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ये सब होता है एसिडिक का पीएच की वजह से और प्लाज्मा की वजह से। कुछ मिथ देख लो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इफेक्ट नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल डज नॉट इफेक्ट, लेकिन वोमेन का बॉडी केपेबल नहीं हो सकता, उसके लिए हो सकता है नुकसान हो सकता है। क्या होगा? नुकसान हो सकता है फीमेल बॉडी। इस दौरान क्या होता है? एसिडिक लेवल लो रहता है, एसिडिक पीएच हाई रहता है कंपेयर टू नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल एक फीमेल है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसका एसिडिक क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सर्विक्स क्या हो जाता है? लो हो जाता है, यानी कि सर्विक्स थोड़ा सा ऊपर होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो सर्विक्स का थोड़ा सा पोजीशन डाउन हो जाता है।
उसके बाद बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल ह्यूमन में ही नहीं होता है, मंकी में भी हो सकता है, एप्स में भी हो सकता है, क्योंकि वो सभी के ये क्या है, प्राइमेट है, यानी कि जो भी प्राइमेट जीव है उन सभी में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो अभी हम बताए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट बार जब स्टार्ट होता है तो उसको हम मीनार्की बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मीनार्की। कब होगा, 12 से 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टॉप होगा तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। अच्छा, मान लो कि अगर प्यूबर्टी में 12 से 15 की उम्र में मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एमनोरिया। द लैक ऑफ पीरियड नोन एज द एमनोरिया व्हेन द पीरियड डज नॉट एज ऑफ 50, यानी कि अगर 50 यानी कि प्यूबर्टी के एज में भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, एमेनोरिया। और जब स्टॉप हो जाएगा तो मेनोपॉज बोलेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपको कुछ बात को ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि हाइजीन से रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल कह सकते हैं कि साफ सुथरा भाई रहना पड़ेगा, यानी कि लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या करना, आपको जनरल हाइजीन पहले मेंटेन करना पड़ेगा, टेकिंग बाथ लेना पड़ेगा, वॉशिंग द हैंड, हाथ को हमेशा प्रॉपर धोना पड़ेगा, हमेशा स्नान करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपको हाइजीन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जैसे आप क्लॉथ पैड ले सकते हैं, चाहे सैनिटरी पैड ले सकते हैं, या टेम्पॉन्स ले सकते हैं, या मेंस्ट्रुअल कप ले सकते हैं। ये सभी ब्लड को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। ब्लड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जो कप रहता है, जो मेंस्ट्रुअल कप रहता है, ये स्टोर करके रखता है। सबसे बेस्ट होता है पैड। समरी देख लीजिए, अभी तक हम जो पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल फेज में 2 फेज पढ़ा है, एक ओवेरियन साइकिल पढ़ा है, एक यूटेराइन साइकिल पढ़ा है। ओवेरियन में फर्स्ट बताया फॉलिकुलर, फॉलिकुलर में बताया कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल होता है। उसके बाद ओवुलेटरी में बताया कि जो ग्राफियन फॉलिकल बना अब उससे ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो अब आएगा कॉर्पस ल्यूटियम का फेज। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वही कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ 2 वीक तक रह सकता है और वो आगे जाके अपना काम करेगा। उसके बाद आएगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जब आएगा, यानी कि जब एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वही ओवा को रिलीज करने के लिए क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। उसके बाद सेक्रेटरी फेज आएगा, जिसमें हम ब्लड के थ्रू उस ओवा को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अब देखो ग्राफ, देखो ग्राफ है, एनसीईआरटी में भी है। देखो 14 दिन से पहले, यानी कि 14 डेज से पहले ओवा क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, यानी कि 14वां दिन तक प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल यहां तक डेवलप किया। उसके बाद 14वां दिन पर ओवल्यूशन हुआ। तो देखो यहां से एलएच का ग्राफ देखो, एलएच का ग्राफ नॉर्मल जा रहा था, जैसे ही 14वां दिन आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ग्राफ पीक हो गया। इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। एफएसएच भी वैसे हुआ, लेकिन इसका थोड़ा कम बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा आपको बढ़ा एलएच। एलएच जैसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, ओवल्यूशन। इसके साथ साथ एक और देखा गया है, जो कि हम देखेंगे यूटेराइन इवेंट में। ये अभी हम किस में देख रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल में। तो जैसे ही एलएच बढ़ा, ओवल्यूशन हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई देता है येलो कलर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या, कैसे कलर का, येलो कलर का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कितना दिन तक आगे रह सकता है, 2 वीक तक रुक सकता है, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि और 14 दिन रहे। 14, देखिए 14वां दिन को, फर्स्ट से 14वां दिन को एग रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, एग। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 14 दिन तक और आगे कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। तो देखते हैं हम यूटेराइन इवेंट। यूटेराइन इवेंट में देखते हैं एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखते हैं। जब ओवल्यूशन हुआ था, यानी कि इस मिड लाइन को देखो, जब ओवल्यूशन हुआ यानी कि एग रिलीज हुआ, तो एग रिलीज जब हो रहा था उस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल
उस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा। अब एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे घट रहा है। एस्ट्रोजन लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा, अंत में भी फिर एक बार बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी, पहले एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा, उसके बाद क्या बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन लेवल, उसके बाद क्या बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन लेवल। अच्छा, अगर एक प्रोजेस्टेरोन लेवल और बढ़ जाएगा जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा, जब एक क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अच्छा, जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा यानी कि जाइगोट बन जाएगा तो फिर से प्रोजेस्टेरोन लेवल क्यों बढ़ा, क्योंकि बेबी को नरिशमेंट आपको प्रोजेस्टेरोन लेवल ही देगा। कौन देगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल। अब ये फेज गया और फिर यहां से होगा खत्म, फिर यहां से क्या होगा, खत्म। अब यहां से फिर एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, फिर से यहां से क्या होगा, यूट्राइन वॉल ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। जैसे कि शुरुआत में देख सकते 3 to 5 डेज क्या हुआ, तो यूट्राइन वॉल रप्चर होकर बाहर निकला, उसके बाद फिर से यूट्राइन वॉल ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ, ठीक हुआ, अब ठीक हो गया, फिर से एक यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ तो फिर उस एक को रिलीज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए फिर से यूट्राइन वॉल क्या होगा, ब्रेक डाउन, फिर से यूट्राइन वॉल क्या होगा, ब्रेक डाउन। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिए। देखिए फर्स्ट में हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकंड क्लास में पढ़ाया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल पढ़ाया, मेमोरी ग्लैंड पढ़ाया, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दिए। अब तो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाए, अब हम एक फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ाने से पहले जो जो हम पहले बताए थे वो थोड़ा सा रिकेप करवा देते हैं। पहले मेल में देखते हैं कि कैसे एक स्पर्म बना था जिसको हम स्पर्मोटो जो आप ही कहते, देखो शुरुआत में था स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, अपना साइज बढ़ाया, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से मियोटिक डिवीजन होके बना स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म तो बाबू आपके बन गया मेल में, क्रोमोसोम की संख्या 23 हुआ। फीमेल में देख, फीमेल में बताया था कि एग एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब एक फीमेल यानी कि गर्ल जब मदर के पेट में रहता है तब से ही एग बनना स्टार्ट होता है, उस समय हम उसको बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। और उसमें माइटोसिस होके मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में स्टॉप हो जाता है, वहां तक एक डेवलप हुआ और उसके बाद सेल डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, उसको हम कहे प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte आगे हुआ, जब प्यूबर्टी एज आया तो उसमें सेकेंड डिवीजन होके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, उसके बाद बन गया ओवम। अब देखो यहाँ पर भी स्टॉप हो गया, फाइनल जब होगा जब फर्टिलाइजेशन, फाइनल सेल डिवीजन कब होगा फीमेल में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये तो हम पहले बता दिए, तो बस स्पर्म बता देते हैं, ओवम बता देते हैं कि उसमें कौन कौन लेयर। तो अगर हम स्पर्म को देखें, अगर हम स्पर्म को देखें तो जो सबसे ऊपर हेड पर ऐसे एक लेयर बना है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सबसे टॉप पर है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, इसको बोलते हैं स्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे इस ज्वाइंट को बोलते हैं नेक, यहाँ पे इसको बोलते हैं मिडिल पीस, यहीं पे रहता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहीं पे क्या रहेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और नीचे है टेल, क्या है नीचे, टेल, यही स्पर्म को क्या देता है, मोबिलिटी देता है। तो हम एक ओवम को देखें तो ओवम में आपको, ओवम में हम आपको लेयर पढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट रहेगा कोरोना रेडिएटा, उसके बाद रहेगा जोना पेलेसोदा, उसके बाद रहेगा ओवम प्लाज्मा मेंबर, न्यूक्लियस रहेगा, ओवम साइटोप्लाज्म रहेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी रहेगा। ठीक है, रहा है फर्स्ट पोलर, सेकंड पोलर बॉडी बनेगा फर्टिलाइजेशन के साथ। सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के साथ। एक्रोसोम में बताया कि हाइड्रो कंटेंट क्या रहता है, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, जो क्या करता है, एक्रोसोम रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में अंतर देखते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बताया कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, इसमें मिलियंस में बनता है, इसमें सिंगल बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा, इसमें ओवम बनेगा, इसमें इक्वल बनेगा, इसमें अनइक्वल बनेगा।
इसमें मियोसिस होता है, इसमें भी मियोसिस होता है, क्योंकि दोनों से 23 से हमको क्या 46 से क्या चाहिए, 23 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस ही करना पड़ेगा। अब जनरल बात जानते हैं कि ओवम का साइज बड़ा होता है और स्पर्म का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये जनरल बात है, इसमें कोई बात नहीं। अब हमको फर्टिलाइजेशन करना है तो एक हमको चीज करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक मेल को रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक फीमेल को रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दोनों को मीटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फीमेल में देखते हैं कि क्या क्या चेंज है। तो पहला स्टेप रहेगा एक्साइटमेंट। पहला क्या रहेगा, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में क्या होगा, एक्साइटमेंट में होगा कि जेनाइटल पार्ट में आपको ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। क्लाइटोरिस और लेबिया माइनोरा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका साइज खुला हुआ दिखाई देगा। ब्रेस्ट बिकम क्या हो जाएगा, फल्लर हो जाएगा, यानी कि बड़ा दिखाई देगा। उसी के बाद आएगा प्लेट्यू, यानी कि इसमें क्या हो रहेगा कि थोड़ा सा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अब जब ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो क्या होगा, उसके बाद बॉडी रिटर्न टू प्री एक्साइटमेंट स्टेट। ये तो फीमेल में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में एग स्थिर है, हमको रिलीज करना है मेल पार्ट से स्पर्म। मेल पार्ट से क्या करना है, स्पर्म। अगर मेल गैमेट से देखें तो 50% जेनेटिक मटेरियल आएगा फीमेल गैमेट से, और 50% जेनेटिक मटेरियल किससे आएगा, मेल गैमेट से। दोनों मिला के होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से दो जो बनेगा उसको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, यानी कि न्यू बेबी। क्या बोलेंगे, न्यू बेबी। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग तीन इवेंट देखेंगे। पहला देखेंगे जर्नी ऑफ ओवम, यानी कि ओवम कहाँ बना, कहाँ आया। बना था ओवरी में, लाए थे फिलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जर्नी ऑफ स्पर्म देखें, बना टेस्टिस में, निकाल के डालना है वजाइना में। उसके बाद दोनों फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, तो दोनों फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। दोनों फ्यूजन होकर क्या बनाएगा, जाइगोट में। फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले फीमेल का देखते हैं। तो फीमेल में जनरली हम बताए थे कि जो एग बनता है कहाँ बना, ओवरी में बना। ओवरी से बना गया फिलोपियन ट्यूब, तो फिलोपियन ट्यूब के जो जिस भाग में पहला गया उसको बोलते हैं फिम्बरे। फिम्बरे से उसके बाद गया फिलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा वाला भाग, यानी कि वाइडेस्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं इम्पुला। यहाँ पे आपका एग आ गया। अब इसके बाद यहाँ से नहीं जाएगा तो हमको यहाँ तक क्या लेके जाना पड़ेगा, स्पर्म। क्या लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके रुक गया गाड़ी। अब आपको इधर से आपको एक फट लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ तक स्पर्म को लेके जाना पड़ेगा। सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड कैरी अवे टुवर्ड्स द फिलोपियन ट्यूब। देखिए फिलोपियन ट्यूब के कौन सा भाग कैरी किया, ओवम फिम्बरे किया। उसके बाद अंत में कहाँ चल जाएगा, आपको इस्थमस एम्पुला में जाएगा। कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा। एम्पुला में जाके आपको क्या हुआ, एम्पुला में जाके आपका ओवरी ओवम क्या हो गया, रुक गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल में क्या हो, क्योंकि मेल को भी तो स्पर्म निकालने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म चाहिए, ऑर्गेनिज्म चाहिए। अब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस कहाँ इंसर्ट करेंगे, वजाइना में इंसर्ट करेंगे, जो कि जनरल बात। इसमें आपको फोर स्टेप करेंगे। पहले आपको पेनिस को इरेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टिमुलेशन होगा, उसके बाद इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन मतलब स्पर्म बाहर निकलेगा। स्पर्म कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। स्पर्म बाहर निकलेगा। उसके बाद जो स्पर्म बाहर निकला वो कहाँ जाएगा, वजाइना में जाएगा। कहाँ जाएगा, वजाइना। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो देखो फर्स्ट स्टेप में इरेक्शन हुआ। इरेक्शन से क्या होता है कि पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल पेनिस था वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तो पहला इरेक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे। स्टिमुलेशन में व्यक्ति को क्या होगा, आपको ऑर्गेजम मिलेगा। उसके बाद इजैकुलेशन होगा, यानी कि अब स्पर्म क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। कहाँ से, पेनिस से। अब इस स्पर्म को कहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, वजाइना में डालेंगे। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। एनसीईआरटी में बस इंसेमिनेशन वर्ड लिख के छोड़ दिया, इजैकुलेशन वर्ड लिख के छोड़ दिया। आपको समझना पड़ेगा कि इंसेमिनेशन क्या है। अच्छा, जब स्पर्म निकला तो आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म जाएगा।
क्या जाएगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म आपको एक इजैकुलेशन में जाएगा। तो देखिए इस स्टेप में देखिए वजाइना में हम स्पर्म को इंसर्ट किए, ये स्पर्म आगे बढ़ते हुए कहाँ जाएगा, आगे बढ़ते हुए आपको फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाएगा। फिलोपियन ट्यूब पे कहाँ जाएगा, एम्पुला में। अब वहीं पे है बाबू एग, वहीं पे क्या है, एग। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म तो निकला, लेकिन सब चल जाएगा वहां पे, नहीं। तो देखो स्पर्म का हम नेचर बताए थे कि स्पर्म होता है बेस, स्पर्म को आता है बेस यानी कि छाल, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथवे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथवे, रिप्रोडक्टिव पाथवे, पाथवे ये क्या होता है, एसिडिक। ये क्या है, एसिडिक। एक मिल रहा है बेस, एक मिल रहा है एसिड, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बहुत सारा स्पर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आधा स्पर्म रास्ते में मार देगा। जो सबसे फास्ट होगा, जो सबसे मजबूत होगा, तेज होगा, वही जाके ओवम तक पहुंचेगा। अब उसके बाद इसको एक जंक्शन मिलेगा, क्योंकि एक राइट साइड में भी ओवरी है, एक लेफ्ट साइड में भी है, और एंट्री तो किया है स्पर्म एक पॉइंट से, तो आगे जाके कुछ स्पर्म लेफ्ट साइड में जाएगा, कुछ स्पर्म राइट साइड में जाएगा। अब मान लो कि राइट साइड में ओवम है, तो राइट साइड वाला काम आएगा, इधर वाला तो आधा व्यर्थ हो गया। लेफ्ट साइड वाला आधा स्पर्म तो खत्म हो गया, आधा स्पर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, आधा स्पर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए उसके बाद हम जर्नी देखते हैं कि जर्नी क्या है। बताया कि अंत में कहा जाएगा स्पर्म, अंत में आपको स्पर्म जाएगा एम्पुला के पास, और अंत में स्पर्म कहाँ जाएगा, एम्पुला। मिलियंस में कुछ ही आपको, ओनली फ्यू हंड्रेड कहाँ पहुंचा, एम्पुला में, कहाँ पहुंचा, एम्पुला में। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन का काम क्रिया, और फर्टिलाइजेशन का काम क्रिया, तो हम आपको कुछ बताए, हम क्या बताए कि बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस प्यूबर्टी में हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ, मिलियंस में बना, सिंगल बना, इसमें स्पर्म इक्वल बनता है, इसमें अनइक्वल बनता है, इसमें भी मियोसिस होगा, इसमें भी मियोसिस होगा। ये भी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद बना, ये भी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, ये भी आफ्टर प्यूबर्टी के बाद बना। इसमें भी वही होगा, फीमेल में बताया एक्साइटमेंट होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, रिजोल्यूशन। तो देखिए बताया कि फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पे होगा, स्टमक तक स्पर्म गया है, स्टमक भी स्पर्म मान लो कि आ गया, तो सेकेंडरी oocyte अवे फ्रॉम द स्पर्म फॉर फ्यूजन। अब यहाँ पे आके फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो आगे जाके जाइगोट बनेगा, आगे जाके क्या बनेगा, जाइगोट। देखिए स्पर्म रीच द एम्पुला टू द फर्टिलाइज ओवम, यहाँ तक गया और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज, क्योंकि यही क्या है, ओवम है, ये क्या है, ओवम है, और यहाँ पे स्पर्म भी आ गया, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म फर्दर स्विम अक्रॉस द फ्लोपियन ट्यूब, और जाते चल जाएगा। स्पर्म मूव लेफ्ट एंड राइट में जाएगा, बताएं, कुछ लेफ्ट में जाएगा, कुछ राइट में, लेकिन ओवम तो एक ही साइड है, ओवम क्या है, एक साइड। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या है। तो ओवोल्यूशन बताया कि सेकेंडरी oocyte सस्पेंड हो गया था मेटाफेज टू में, अब फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा क्या हो जाएगा, प्रोसेस, सेल डिवीजन का क्या होगा, पूरा होगा। फ्यूजन कहाँ पे हुआ, फ्यूजन हुआ एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन किसका भाग है, फिलोपियन, किसका भाग है, फिलोपियन ट्यूब। अब है आप स्पर्मेटोजोआ, मेच्योर होगा, एक मोटाइल स्पर्म है, पैटर्नल क्रोमोसोम है, रिलेटिव लॉन्ग डिस्टेंस इसको तय करना पड़ रहा है, क्या करना, क्योंकि वजाइना से इंटर ह्यू को कहाँ जाना है, उसको फिलोपियन ट्यूब में जाना है। अब एक दो बात और है,
एग हम किस दिन रिलीज किए? एग सर ओवोल्यूशन के दिन रिलीज किए थे, जिस दिन था 14वां दिन। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से स्टार्ट हुआ उसके 14वें दिन पर फिर से एग रिलीज की। एग हम जब रिलीज किए तो एग रिलीज होने के बाद वो एग 12 से 24 आवर्स क्या हो सकता है, रह सकता है। यानी कि 12 से 24 आवर्स क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लिखा नहीं लिखा हुआ है? लाइव। यानी कि 12 से 24 आवर तक जिंदा रह सकता है। अब स्पर्म कैन रिमेन्स वेबल अबाउट 12 आवर्स आफ्टर डिपोजिशन। तो मान लो कि हम स्पर्म को वजाइना में डाल दिए, तो इसका लाइफ टाइम कितना है, 72। कितना है, 72 है। और ओवम का कितना है, 12 से 24 आवर। तो देखो कब फर्टिलाइजेशन होने का चांस, देखो 14वां दिन रिलीज हुआ एक, इसके 24 घंटा मान लो कि तो कितना हो जाएगा, 18। क्या होगा, 18 तारीख तक, 18 बोल रहे हैं, 15 दिन तक रह सकते। अब 72 घंटा मतलब कितना हो गया, 3 दिन। यानी कि आप मान लो कि इससे 3 दिन भी पहले 14वां, तो मान लो कि अगर 11 दिन इधर, और मान लो कि अगर 14वां दिन किया इधर से भी मान लो 2 दिन और, क्या हो जाएगा, 2 दिन और हो जाएगा। 2 दिन नहीं तो ये देखो, प्रेगनेंसी मस्ट लाइक इंटरकोर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द 3 day विंडो एंड फ्रॉम 2 day बिफोर द ओवोल्यूशन। यानी कि 2 दिन बिफोर ओवोल्यूशन भी करेंगे तो देखो, एक दिन इधर हुआ, एक दिन इधर समझ लिया, और 2 दिन तुम पहले कर दो, तो 2 दिन पहले करेंगे तो 12वां दिन होगा। 12वां दिन भी अगर हम स्पर्म डाल दें तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस है, क्योंकि ये देखो स्पर्म रहेगा 72 घंटा, ये रहेगा 24 घंटा, तो बीच में आपको 2 दिन का समय मिला, तो 2 दिन आप पहले क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो आपको फर्टिलाइजेशन होने का चांस हो जाए। तो इसमें आपको मैकेनिज्म कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे होगा। तो हम पेनिट्रेशन देखेंगे कि स्पर्म कैसे एक ओवा में पेनिट्रेट करेगा, कैसे एक्टिवेट होगा उस साइड, और कैसे उसके बाद एम्फीमिक्सिस होगा, यानी कि जनरल इसको कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए तो क्या बताए, स्पर्म चल गया ओवा के पास, अब वहां पे होगा पेनिट्रेशन। तो मान लीजिए कि क्या कर रहा है कि नो मैटर हाउ मेनी spermatozoa slip through the gap in corona radiata, only single and the first spermatozoa fertilized। ये नहीं है कि कितना कितना ही न गया स्पर्म, लेकिन जो सबसे पहले गया टच किया वही आगे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। वही जाके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। और उसके स्पर्म के ऊपर होता है हाइड्रोलिक डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये क्या करेगा कि हाइलुरोनिक एसिड को क्या करेगा, जाके डाइजेस्ट करेगा, यानी कि उससे जाके रिएक्शन करेगा। उसके बाद ओवम पर एक रिसेप्टर रहता है, स्पर्म रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं ZP3। उससे जाके स्पर्मेटोजोआ क्या करता है, बाइंड, उससे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, और रप्चर ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, एक्रोजोम रप्चर हो जाएगा। वही चीज है, फर्स्ट इन 3 लेयर को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल, कोरोना रेडिएटा और जोना पेनुसिडा, इन तीनों से क्या करेगा। अब यहाँ पे आपको बताया कि एक स्पर्म तो इंटर कर गया,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पर्म इंटर कर जाए। अगर एक से ज्यादा स्पर्म इंटर कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीस्पर्म। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लॉक टू द पॉलीस्पर्म। देखो, ये मान लो कि लेयर है, ये ओवम है, यहां से एक स्पर्म ऐसे आया और इंटर कर गया। जब इंटर नहीं कर रहा था तो बिफोर इसके ऊपर माइनस चार्ज, ऊपर क्या था? नहीं, इसके ऊपर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज कहां से? देखो फिर से बता रहा हूं, मतलब पहले पोलराइज था, उसके बाद डीपोलराइज हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इसके अंदर था निगेटिव। ये था पोलराइज स्टेट। क्या है? पोलराइज। अभी स्पर्म टच नहीं किया है। जब स्पर्म जैसी टच किया, यानी कि स्पर्म टच किया, स्पर्म टच किया तो अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? अगर 11th में आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे सोडियम चायन चैनल रहता, क्या रहता है? सोडियम आयन चैनल। ऊपर क्या हो जाएगा? निगेटिव। इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेट। इसको बोलेंगे डीपोलराइज स्टेट। डीपोलराइज स्टेट क्या होगा? डीपोलराइज स्टेट। जैसे डीपोलराइज स्टेट होगा तो फिर से मान लो कि एक नया स्पर्म आया तो उसका कंडीशन नहीं मिला। उसका कंडीशन था कि इसको शुरुआत में पोलराइज चाहिए, लेकिन अंत में देखा जब एक स्पर्म टच कर गया तो देखा कि क्या हो गया? डीपोलराइज। तो डीपोलराइज हो जाता है तो फिर से स्पर्म क्या होता है? नहीं। और ये बहुत तेजी से होता है। 8 ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म। देखो डीपोलराइजेशन हुआ, क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो अब स्पर्म आ गया, स्पर्म आ गया तो वंस स्पर्म इंटर इंटर सेकेंडरी ओसाइट है, उस साइट मस्ट कंप्लीट द मियोसिस। अब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, क्योंकि बताया था कि मियोसिस जब तक कंप्लीट ना हो जाएगा, जब तक फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म आपको ओवम तक ना चल जाए। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज ओवम एंड स्मॉल सेकेंडरी पोलर। और सेकेंडरी पोलर कहाँ चल जाएगा? बाहर चल जाएगा, और ओवम के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर अब जाके क्या हुआ? ओवम फुल्ली डेवलप हुआ। फुल्ली डेवलप मतलब एक अलग ओवम बन गया। ई काम लायक। क्या है? ई काम लायक। एम्फीमेक्सिस बतावे कि फर्टिलाइजेशन हो। अब फर्टिलाइज होके क्या बनेगा? फर्टिलाइज होके आपको जाइगोट बनेगा। 23 क्रोमोसोम आपको आया मेल से, और 23 क्रोमोसोम आया आपका फीमेल से। 23 क्रोमोसोम किससे आया? ये दोनों मिलकर बनाया आपका 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। यही चीज अभी बताया हम आपको। क्या बताया? कि मेल से आएगा स्पर्म, फीमेल से आपको दिखाई देगा ओवम। फीमेल से आपको क्या दिखाई देगा? ओवम। ये दोनों मिलकर करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बताया कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, कि पहले पेनिट्रेट करेगा उस साइट में स्पर्म, उसके बाद एक्टिवेट होगा उस साइट, उसके बाद एम्पी मिक्सिस होगा। अब हम लोग देखते हैं जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अब क्लीवेज देखते हैं, मतलब अब इसको बड़ा करेंगे, तब जाके हम इसको बनाएंगे एम्ब्रियो। अब क्लीवेज में देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो देखो, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? एकदम रैपिड माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन होगा, कॉल्ड क्लीवेज। टेक प्लेस
Each daughter cell form the result of cleavage is ब्लास्टोमियर। जो जाइगोट से बना हर एक सेल, जैसे मान लो कि ए है और यहाँ से ऐसे 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 डिवाइड होते चला गया तो एक सिंगल को हम बोलेंगे ब्लास्ट। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट बिगनिंग अबाउट द 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 24 घंटे के बाद से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड कंप्लीट 6 आवर। स्टार्ट हुआ 24 आवर में, कंप्लीट कितना में हो जाएगा? 6 आवर, घंटा में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे करके 16 सेल बनाने। देखो, फर्टिलाइज एक क्लीवेज होते गया 8 सेल, उसके बाद बढ़ते चला चल गया। तो देखो क्लीवेज हुआ, इसको बोले ब्लास्टुला, उसके बाद बोला प्रोसेक्शन ब्लास्टुला हुआ, उसके बाद इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद गैस्ट्रुला, उसके बाद क्या हुआ? देखो क्लीवेज माइटोसिस में कहा डिवीजन एकदम बहुत क्विक हुआ, जल्दी जल्दी हुआ। ग्रोथ प्लेस इन वेरी शॉर्ट, बहुत कम समय में। साइज ऑफ डाउटर सेल डज नॉट इंक्रीज। देखो जो एक ऐसे सेल था, सेल वही है, सेल वही है, बस इसके अंतर क्या हो रहा है? डिवीजन होता चल रहा है, ऐसे ऐसे किसी को बांटते चल रहा, चल जाए। इसका साइज फिक्स। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम कंपार्टमेंट बांध दिए ना। तो कितना स्टेज में होगा? 8 से 16 सेल स्टेज में होगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यूट्राइन मिल्क होगा, फ्लूइड कॉल यूट्राइन मिल्क। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में क्या होगा? एट द 32 सेल स्टेज फ्लूइड इंटर मोरूला एंड कलेक्ट द बिटवीन द ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में क्या हो जाएगा? रीस्टोर हो जाएगा। देख रहे हो? सबसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। सबसे बाहरी लेयर क्या बोलेंगे? ट्रोपोब्लास्ट। ऐसे ही आपका सेल डिवीजन होगा, अब हो जाएगा इम्प्लांट यूट्राइन। फर्स्ट से सेल स्टेज हुआ, उसके बाद सेकेंड सेल स्टेज, फोर्थ सेल स्टेज, 8, 16, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वॉल में क्या हो गया? इम्प्लांट। यूट्राइन वॉल में क्या? इम्प्लांट। तो इम्प्लांटेशन क्या बताया कि ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन यूटरस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, सपोर्ट द इम्प्लांटेशन। क्योंकि अब इम्प्लांट को ठीक यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करना है तो यूट्राइन वॉल को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। अब हम लोग आते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन में चलते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पता होगा कि एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम। कितना होता है? 46। जिसमें से 2 क्रोमोसोम ही आपको सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो 44 बचा वो क्या होता है? 44 आपका ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम। तो 46 एक ह्यूमन में, 44 आपको ऑटोसोम हुआ, 2 हुआ सेक्स क्रोमोसोम। अब यही 2 सेक्स क्रोमोसोम से किसी भी व्यक्ति का क्या होगा? सेक्स डिटरमिनाइट निर्धारित करेंगे। फीमेल में भी 44 प्लस एक्स एक्स, मेल में 44 प्लस एक्स वाई। इससे क्या आ सकता है? या तो एक्स आ सकता है या तो वाई आ सकता है। इससे एक ही केवल एक्स आएगा। अगर एक्स एक्स आ गया तो ये बन जाएगा फीमेल। क्या बनेगा? फीमेल। अगर एक्स वाई आ गया तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या बना? मेल बना। यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, और कुछ ज्यादा नहीं। अब उसके बाद हम पोस्ट इम्प्लांटेशन देखते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट जो कि एक बाहरी लेयर था, और इंड्रोमेटिन दोनों मिलकर बनाएगा प्लेसेंटा। दोनों मिलकर क्या बनाएगा? प्लेसेंटा। और इनर सेल मास में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होगा तो क्या बनेगा? जर्मिनल लेयर। क्या बनेगा? जर्मिनल लेयर। उसके बाद है प्लेसेंटा। तो आपको पता होगा कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? एक मदर से भोजन कहाँ जाएगा? फीटस में। और फीटस से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? मदर में जाएगा। कहाँ जाएगा? मदर में। तो टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट द मदर एंड फीटस, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। थ्रू द प्लेसेंटा फूड ईटन मदर रीच द फीटस। कहाँ जाएगा? फूड ये सब कहाँ जाएगा? मदर
रीच टू फीटस, यानी कि यहाँ से फूड ये सब कहाँ जाएगा, बेबी में जाएगा। ये अभी बताया, तो लगभग आपका चैप्टर खत्म होने वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे गेस्टुलेशन, प्लेसेंटा, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं गेस्टुलेशन। तो गेस्टुलेशन को हम सिंपल वर्ड में देखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कुछ फायदा नहीं है। गेस्टुलेशन पीरियड किसको कहते हैं, पहले समझते हैं कि गैस्टुला क्या है। तो गैस्टुला हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट और जर्मिनल लेयर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गैस्टुला। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला बाय द डिवीजन ऑफ इनर मास सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि गैस्टुला जो बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन कैसे, गैस्टुला कैसे बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट और जर्मिनल लेयर को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, गैस्टुला। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, गैस्टुलेशन। अब देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो। अच्छा, ये कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 15 दिन के बाद हो जाता है। इट अकर अबाउट द 15 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डिस्क, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडोडर्म पढ़ेंगे, मेसोडर्म पढ़ेंगे और एक्टोडर्म पढ़ेंगे। इंडोडर्म से क्या क्या डेवलप होगा, लंग्स होगा, थायराइड सेल होगा और डाइजेस्टिव सेल होगा। कार्ड मेसोडर्म में क्या होगा, कार्डियक मसल होगा, स्केलेटन मसल होगा, ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी होगा, रेड ब्लड सेल होगा, स्मूथ मसल सेल होगा। और एक्टोडर्म में आपको न्यूरॉन्स, पिगमेंट और स्किन सेल क्या होगा, इतना होगा। एक्टोडर्म यानी कि 3 लेयर हम बताएं, एम्ब्रियोनिक डिस्क में 3 लेयर, एक इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। इंडोडर्म से क्या क्या होगा, लंग्स होगा, थायराइड सेल होगा, डाइजेस्टिव होगा, मेसो में कार्डियक, स्केलेटन, ट्यूबुल्स, रेड ब्लड सेल और स्मूथ मसल। इससे आपको दिखाई देगा एक्टोडर्म से आप न्यूरॉन्स, पिगमेंट और स्किन सेल एंड एपिथेलियम। उसके बाद हम प्लेसेंटा देखते हैं। तो प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा कैसे बने, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और जो ये ऐसे ऐसे धागे जैसा जा रहा है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। क्या बोले, अम्बिलिकल। अब देखो, इसमें बहुत सारा आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है, जो कि फीटल का ब्लड वेसल, ये विलाई है। उसके बाद प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, इंटरविलाई स्पेस है, ये मदर का ब्लड वेसल, ये बेबी का ब्लड वेसल, ये मदर का ब्लड वेसल। इन दोनों के बीच में गैप आता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्योंकि इधर से जो न्यूट्रिशन आएगा, अब न्यूट्रिशन हम किस में भेजना है, बेबी में। तो मदर का ब्लड वेसल और बेबी के ब्लड वेसल के बीच में जो गैप है उसी को हम क्या बोले, प्लेसेंटा। इसी को क्या बोले, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से देखो क्या क्या होगा, मदर से न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाएगा, फीटस में, यानी कि ऑक्सीजन भी ऐसे ही आएगा। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि जो अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाएगा, मदर में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, मदर में। तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा क्या निकलता है, हार्मोन। तो प्लेसेंटा इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ 4 इसेंशियल हार्मोन। पहला क्या निकालेगा, HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये क्या करता है, प्रमोट द प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, हेल्प इन मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कह सकते हो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा निकालेगा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन मदर टू सप्लाई एनर्जी टू द फीटस। अब मदर में जो भी फैट है उस फैट को ब्रेक डाउन करके उसको कहां पे एनर्जी के रूप में सप्लाई करेगा, फीटस के, कहां करेगा, फीटस के पास। देखो, HCG
प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। HPL फैट को कन्वर्ट करके किस में कर रहा है? एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एनर्जी में। उसके बाद है रिलैक्सिन और उसके बाद है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन हार्मोन देखो, रिलैक्स द लिगामेंट ऑफ पेल्विस, क्योंकि जब बेबी बढ़ेगा तो पेल्विस को ढीला करेगा ताकि बेबी को जब बड़ा हो तो फैलने का जगह मिल जाए। हेल्प द वाइडिंग ऑफ द सर्विक्स, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द ओवरी। ये ओवरी से भी बनता है। किससे बनता है? ओवरी से भी बनता है। जब बेबी का डिलीवरी होगा उसमें भी रिलैक्स क्या करेगा? मदद करेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो पता है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मायोमेट्रियम, क्योंकि मायोमेट्रियम जब बेबी का बर्थ होगा तो कॉन्ट्रेक्शन करने में मदद करेगा। और प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता है इम्प्लांटेशन, बाइबल फॉर इम्प्लांटेशन, या कह सकते हो कि बेबी के लिए जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है। क्या आता है? प्रेगनेंसी, जिससे हमको पता चलता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट। इसमें हमको किस चीज का देखा जाता है? HCG इन यूरिन। अब देखो HCG केवल ड्यूरिंग किसका समय लिखा है? प्रेगनेंसी। HCG का क्या काम था? देखो यहाँ पे इसको मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन लेवल पे। तो जब हम HCG पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कोई प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। इसमें दो लाइन है। देखो अगर दो लाइन अपीयर हुआ, दो लाइन दिखाई दिया, क्या है? प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। और दो लाइन अपीयर नहीं हुआ, निगेटिव टेस्ट आएगा। यानी कि एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी में 2 लाइन दिखाई देगा और निगेटिव प्रेगनेंसी में 1 लाइन दिखाई देगा। इसमें हम किस चीज का जांचते हैं? HCG। अब हम लोग देखते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में हम लोग 3 पीरियड देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन। इट इज द लास्ट फॉर 4 वीक हो सकता है, वीक में अगर कहे तो 4 वीक, मंथ में कहे तो 9 मंथ, मंथ और 3 मंथ के अगर कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फिर देखो इसमें क्या होगा? द फर्स्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। देखो ओके, ओवोल्यूशन हम तब से गिन रहे हैं जब लास्ट पीरियड आया। लास्ट पीरियड से लेकर हम जो समय गिनते हैं उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसमें ओवोल्यूशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, इम्प्लांटेशन भी होगा और गेस्टुलेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे तो कितना आएगा? 3 मंथ। अगला में भी 3 मंथ और अगला में भी 3 मंथ। फर्स्ट में क्या होगा? 0 से 13 वीक और इसमें 14 से 27 वीक, 28 से 40, यानी कि टोटल 40 वीक का गेस्टेशन पीरियड रहा। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 4 वीक या 1 मंथ में देखो, बेबी अबाउट स्ट्रॉबेरी इन साइज, सीड साइज रहेगा, बेबी ग्रोथ करेगा रैपिडली, हॉट फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट मंथ में क्या देखेंगे कि हॉट फॉर्म हो गया, सेकेंड मंथ में क्या देखेंगे? लिम्स बन जाएगा। इसी के थर्ड मंथ में हम क्या देखेंगे? थर्ड मंथ में देखेंगे कि प्लेसेंटा बिकम फुली क्या हो जाएगा? फंक्शनल। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा एकदम पूरा काम करने लायक हो गया, उसका हार्ट बन गया, उसका लिम्स बन गया, ये सब आपको बन गया। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन भी बन जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। हम आपको एक चार्ट के थ्रू एक बार में ही सब दिखा देते हैं। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी होगा तो मदर में क्या क्या चेंज होगा? उसका वेट बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, चेस्ट का, इंक्रीज द यूरिनेसिव फ्रीक्वेंसी, नोजिया होगा, बार बार उस वुमेन को क्या लगेगा? यूरिन लगेगा।
नहीं, अंत में हम दिखा देंगे जब समरी पढ़ाएंगे, देख लेते हैं डिटेल में ही देख लेते हैं। देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, उस बेबी को एबिलिटी टू हेयर डेवलप हो जाएगा, एबिलिटी टू टेस्ट करने के लिए वो सक्षम हो जाएगा, प्लेसेंटा फुली डेवलप बताए दिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुली डेवलप हो जाएगा, बॉडी कवर द फाइन हेयर, बॉडी पर हेयर आ जाएगा, बोर पर क्या आ जाएगा, हेड आईलिड्स बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ द ब्रेन डेवलप हो जाएगा, स्लीप वेकअप साइकिल रेगुलेट होगा, इनकी सर्काडियम रेगुलेशन हो जाएगा, द फीटस टर्न अपसाइड डाउन विद द हेड नियर द सर्विक्स। अब बेबी घूम के हेड इसका किधर हो जाएगा, सर्विक्स की तरह। देखो अभी हेड ऊपर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हेड घूम के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हेड रोटेट करके कहाँ आ जाएगा, सर्विक्स की तरह, क्योंकि 9th मंथ के बाद अब बेबी को बाहर निकलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, यानी कि जब तक बेबी एक मदर के पेट में, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड मार्क विगरस कॉन्ट्रेक्शन, अब बेबी को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। किस लेयर में होगा, मायोमेट्रियम में होगा। किसमें होगा, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेल डिलीवरी टू द फीटस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी कि बेबी को बाहर निकालने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और किसके मदद से होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो देखो कैसे प्रोसेस होगा, फीटल इजेक्शन कैसे होगा, फुली डेवलप हो गया, स्ट्रेच द सर्विक्स फैलेगा, थोड़ा सा साइज में क्या होगा, सर्विक्स फैलेगा, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि मायोमेट्रियम में एक हार्मोन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की मदद से मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, पार्चुरेशन होगा, यानी कि बेबी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बेबी कहाँ निकल जाएगा बाबू, बाहर। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज ए यूटेराइन स्मूथ मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो ट्विंस हम पढ़ा देते, ट्विंस इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ट्विंस इंपॉर्टेंट। मान लो कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि बेबी एक, देखो नॉर्मल कितना बेबी बन, नॉर्मल आपको बेबी एक दिखाई देंगे, वन बेबी नॉर्मल। अगर चांस हो कि दो बन जाए, तो दो बनने के दो चांस है। मान लो कि एक ही दो बना, एक क्या बना, दो, तो बेबी भी कितना बनेंगे, दो। अब मान लो कि एक ही एक बना, जाइगोट बना, जो जाइगोट बना वो डिवाइड, एक जाइगोट ऐसे डेवलप होके दो जाइगोट में तो ट्विंस बने। देखो जाइगोट डिवाइड इनटू टू सेपरेट एम्ब्रियो तो ट्विंस बनेगा, सिंगल एग ही निकला था। अब हो सकता है कि एक ही दो बन जाए, एक क्या हो जाए, दो बन जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू फर्टिलाइजिंग एक बन, एक ही दो बन गया, एक दो बन जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस बना, ए मे या मे नॉट बी द सेम सेक्स, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें जो दो बनेगा दोनों सेम सेक्स का बनेगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से बनाना है तो सेम सेक्स से बनेगा। द कंटेंट एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मटेरियल एंड मोस्टली ऑफ द सेम सेक्स, क्या बनता है, सेम सेक्स, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेम सेक्स हो। समरी भाई यही है कि स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मंथ में हर्ट बना, सेकेंड मंथ में लिम्स बना, थर्ड मंथ में आपको पूरा प्लेसेंटा डेवलप हो गया, 4 मंथ में एबिलिटी टू टेस्ट एंड सूंघ सकता है, मूवमेंट हो गया, फर्स्ट ईयर ग्रोथ भी हो गया आपका, आईलिड्स सेपरेट हो गया, आई का मूवमेंट हो गया, स्लीप वेकअप हो गया, फीटस टर्न अप डाउन, यानी कि उसका जो हेड था सर्विक्स की तरफ आ गया रोटेट करके।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया। और जो नोट्स में लिखाया गया है देख लीजिएगा, और अगर दिक्कत हो तो फिर से बोलिए, हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे इसका, एक बार में एकदम छोटा छोटा नोट्स के तौर पर हम नोट्स से ही आपको इसको कवर करा देंगे। तो थैंक यू, बने रहिए। और अगला चैप्टर आपका आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगला चैप्टर क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल द बेस्ट।